हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो नाउ अगर आप इस वीडियो को आगे देखना चाहते हो, सो द थिंग इज़, सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हो और हर एक चीज़ को नोट करते हो अपनी कॉपी और पेन पे, सो आई कैन एश्योर यू कि तुम्हें आईपीओ के रिगार्डिंग इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपके आईपीओ के रिगार्डिंग हर एक क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो एंड आपके पास पैसा है, ऑब्वियसली पैसा जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ रहता है जिससे आप कोई यूज़ नहीं करते, वो जस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में ऐसे या ऐसा पड़ा रहता है। अगर आप उस पैसे का सदुपयोग करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। और साथ ही मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर तुम्हारे पास मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये हैं, आप उस पैसे का यूज़ करके हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये जनरेट कर सकते हो थ्रू आईपीओ के। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज़ आईपीओ, कि आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर हमारे पर्सपेक्टिव से ये जानना ज़रूरी है कि आईपीओ क्या होता है। एंड एक बार हमने अपने पर्सपेक्टिव से जान लिया आईपीओ क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि उस पर्सन को, एक छोटे से बिजनेस को आईपीओ तक लाने में कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रोसेस के दौरान आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, और किस तरीके से आप छोटे से बिजनेस को एक आईपीओ तक लाने में जो भी नॉर्मल प्रोसेस होती है, आप उन चीज़ों को समझ जाओगे। एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि किसी भी आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले किस तरीके से हम किसी भी आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, कि उस आईपीओ के रिस्क क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, और वो कंपनी किस फील्ड में वर्क करती है, वो कंपनी क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या कोई प्रकार के सर्विस प्रदान करती है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। एंड लास्ट में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आप आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करते हो, एकदम बेसिक से। जस्ट लाइक अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपको ये एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू और एक डीमेट अकाउंट के ऐप के थ्रू अपने पैसे को किसी भी नई कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पैसों से एक अच्छा खासा अमाउंट का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एंड लास्ट में हम कुछ हार्श ट्रूथ के बारे में जानेंगे जो कि आईपीओ के रिगार्डिंग हैं, क्योंकि वो सत्य हैं बट कड़वे हैं, इसलिए जानना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट मीन्स जब कोई एक प्राइवेट कंपनी पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने अपने शेयर्स को लेके आती है एनएसई या बीएसई के थ्रू, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे आईपीओ कहते हैं। सेम एज एनएफओ, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में एनएफओ होता है यानी न्यू फंड ऑफरिंग्स, सेम उसी तरीके से स्टॉक्स में आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। द डिफरेंस इज आईपीओ में आपको शेयर्स मिलते हैं, वही म्यूचुअल फंड्स में आपको न्यू फंड्स प्रदान होते हैं। एंड अब ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और इनमें से कुछ रीजंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक पहला रीज़न है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए फंड्स को इकट्ठा करना चाहती है। सो इस केस में कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स की हिस्सेदारी का कुछ % हिस्सा पब्लिक इन्वेस्टर्स के सामने लेके आएगी और उसके बदले पब्लिक इन्वेस्टर्स उस कंपनी को पैसे देंगे और उन पैसों का यूज़ करके वो कंपनी खुद को और एक्सपेंड करेगी। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है लिक्विडिटी इंक्रीजिंग। जब कोई भी एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है, देन उसके बाद जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं और जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, उन लोगों के लिए इजी बन जाता है कि वो इजीली अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं और उन सेल किए हुए शेयर्स के बदले जो उन्हें अमाउंट मिलेगा वो उस अमाउंट का यूज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक कंपनी अपनी ओनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और जो कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया होता है, अगर वो उस कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हैं, अगर इन शॉर्ट में बात करें तो कंपनी पब्लिक लिस्टेड इसलिए होना चाहती है ताकि वो पब्लिक से एक्सपेंसर के लिए पैसा रेज करें और अपने डेप्ट को चुकाएं और पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी गेन करें। एंड इसके बदले वो इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी का कुछ % हिस्सेदारी देते हैं एज ए शेयर्स। एंड नाउ हमने ये तो समझ लिया कि आईपीओ क्या होता है और कंपनीज आईपीओ लेके क्यों आती हैं। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर कंपनीज आईपीओ लेकर आती हैं तो लोग उस आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं और इससे लोगों का क्या फ़ायदा होता है। सो जो इसका सिंपल सा आंसर है
वो ये है कि जब भी लोग किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उस दौरान जो आईपीओ में शेयर्स का प्राइस होता है वो उस आईपीओ के शेयर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम के कंपैरिजन में मैक्सिमम टाइम बहुत कम होता है, और इस चीज़ का फ़ायदा जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो उठाते हैं। इमेजिन आज एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आई, आपने उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया और आज से 2 दिन बाद उस कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग होगी, यानी वो कंपनी एनएसई या बीएसई पे लिस्ट होगी। तो तब क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स उस कंपनी में आईपीओ में जिन्होंने आईपीओ के दौरान इन्वेस्ट किया रहता है वो लिस्टिंग के दिन अपने शेयर्स को बेच देते हैं, जिस दौरान उन्हें कुछ % लिस्टिंग गेन्स मिलता है। एंड इस लिस्टिंग गेन के लिए लाखों करोड़ों लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। अब हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देख लिया कि रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब एज एन फाउंडर और को फाउंडर के नज़रिए से देखते हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल से बिजनेस को एक आईपीओ तक लाने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और किन किन प्रोसेस से होकर एक नॉर्मल सा बिजनेस एक आईपीओ में कन्वर्ट होता है और एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होता है। वेल नाउ अब ये समझते हैं कि एक आईपीओ के पीछे एक फाउंडर की कितनी हार्डवर्क होती है। एंड अगर आज हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इमेजिन एक XYZ अमाउंट ऑफ कैपिटल से, तो उस छोटे से बिजनेस को स्केल करते करते आईपीओ तक ले जाने में और पोस्ट आईपीओ तक हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन हमारे पास 10 लाख रुपए कैपिटल है जो हमने जमा किया है एंड हम उससे एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लोथिंग ब्रांड। जो सबसे पहली चीज़ होगी हमारी सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टेज। उस स्टेज पे हम अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक ब्रांड नेम रखेंगे और उसके साथ ही अपना बिजनेस रजिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना एक प्रोडक्शन सेटअप स्टार्ट करेंगे एंड उसमें हम अपना पहला प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्लोथ्स डिज़ाइन करेंगे एंड उनको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। एंड आज के समय में मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पहचान बना पाएँ और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना पाएँ। इस दौरान हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट पे टेस्ट करें कि क्या हमारे प्रोडक्ट वैल्यूएबल हैं, क्या वो वर्क कर रहे एंड क्या हम प्रॉफिटेबल हो रहे कि नहीं। उसके अलावा हम अपना एक कस्टमर बेस इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो कस्टमर रिटेंशन रेट हो वो मैक्सिमम हो। एंड मान लो हमने सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टेज ईजिली क्रॉस कर ली, हमारा बिजनेस चल पड़ा, देन हमें और फंड्स चाहिए अपने बिजनेस को थोड़ी बहुत और एक्सपेंड करने के लिए। तब आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इस टाइम पे हम अपने एंजल इन्वेस्टर्स की ओर जाएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो अर्ली स्टेज बिजनेसेस को पैसे देते हैं और उन पैसों के बदले वो बिजनेस के कुछ % हिस्सेदारी लेते हैं सो दैट दोनों लोगों को इक्वली फायदा हो। यहाँ पे हम अलग अलग एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हम अपना एक बिजनेस का शोकेसिंग प्लान बनाएंगे, हम अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखाएंगे, हम अपनी टारगेट मार्केट को दिखाएंगे एंड हम अपनी इनिशियल सेल्स डाटा, प्रॉफिट, ईच एंड एवरीथिंग शो करेंगे कि जिससे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। एंड अगर इमेजिन उसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, सो जो उसका आउटकम रहेगा वो क्या रहेगा। लेट्स से एक एंजल इन्वेस्टर है जो हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है फॉर दी इक्विटी ऑफ 10%। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हमारे बिजनेस में जो हमने कैपिटल यूज किया था वो था 10 लाख रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पे अभी वो 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 10% के लिए, तो हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन 10 लाख रुपीज़ से 5 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। नाउ अब हमारा जो काम होगा वो होगा हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम एक छोटी सी मार्केटिंग टीम हायर करेंगे। देन हम अपनी ब्रांडिंग को इन्हेंस करेंगे, हम अपनी मार्केटिंग को, अपने सेल्स को इंक्रीज करेंगे। देन हम अपनी ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को इन्हेंस करेंगे। वेल इमेजिन हमने एंजल इन्वेस्टर से भी फंडिंग ले ली और हमारा बिजनेस और चल पड़ा और हमें पैसे की और ज़रूरत है ताकि हम और सिटीज़ में पेनिट्रेट कर सकें। तो तब आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वेंचर कैपिटलिस्ट आखिर होते कौन है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और फर्म्स दैट प्रोवाइड सब्सटेंशियल फंडिंग टू हाई पोटेंशियल बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, दैट इज नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट। एंड यहाँ पे जो हमारे एक्शंस होंगे वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या होंगे। यहाँ पे हम अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ, अपने रेवेन्यू प्रोजेक्शन के साथ, अपने ग्रोथ मैट्रिक्स के साथ ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके हम एक डिटेल पिच बनाएंगे और उस पिच के थ्रू हम वीसीज को अप्रोच करेंगे। एंड हमारा जो बिजनेस है फैशन का, तो ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि जो वीसीज रिटेल में इन्वेस्ट करते हैं और फैशन में इन्वेस्ट करते हैं हम उन्हें अप्रोच करेंगे। एंड अब इसका आउटकम क्या होगा। इमेजिन एक वीसी हमें मिल गया, उसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एंड उस वीसी ने हमारे बिजनेस में 5 CR रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं फॉर द होल्डिंग ऑफ 25%। इट मीन्स जहाँ तक हमारे बिजनेस की इससे पहले वैल्यूएशन 5 करोड़ थी, अब हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन 5 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो चुकी है।
नाउ अब हम इस फंड का यूज करेंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में अपने स्टोर्स ओपन करने में। इसके अलावा हम अग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यू प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जो फिर नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज स्केलिंग द बिजनेस नोन एज ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे क्योंकि हमारा क्लोथिंग जो बिजनेस है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, नाउ हमने मार्केट में काफ़ी अच्छी पहचान बना ली है, हमारा कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा हो चुका है। एंड यहाँ पर जो हमारे एक्शंस होंगे वो ये होंगे कि हम अपने बिजनेस को नेशनली और इवन इंटरनेशनली एक्सपेंड करें। और इसके अलावा हम पार्टनरशिप कर सकते हैं मेजर रिटेल चेन्स के साथ। एंड इसके अलावा हम फोकस कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने की और अपने जो प्रॉफिट को उसको इम्प्रूव करने की। एंड अगर हमें और फंडिंग की जरूरत है तो तब हम यहाँ पे सीरीज बी फंडिंग और सीरीज सी फंडिंग के लिए और वीसीज के पास जा सकते हैं। इमेजिन हम यहाँ पे और वीसीज के पास नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि अब सीधे हम पब्लिक से पैसा रेज करें। सो देन जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीओ यानी पब्लिक ऑफरिंग स्टेज। नाउ अगर हमारा ब्रांड वेल स्टैब्लिश हो चुका है और हमने डिसाइड कर लिया कि हम अब पब्लिक से सिग्निफिकेंट कैपिटल रेज करेंगे, अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी एक्चुअल में आईपीओ के लिए कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब जो स्टेप 1 होगा वो होगा इंटरनल प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे ऐसे लोगों के जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और अपने बिजनेस में काफ़ी प्रोफेशनल हैं। एंड फिर उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल ऑडिट्स करवाएंगे जिसमें हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो कराएंगे और क्लियर ग्रोथ पोटेंशियल शो कराएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जो आता है रीअसेस ओनरशिप। यहाँ पे जितने भी हमारे बिजनेस में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और फाउंडर्स हैं हम उनको उनके शेयर्स अलोकेट करेंगे। एंड इसके अलावा हम न्यू शेयर्स ऑफर करेंगे पब्लिक के लिए जिससे हमें पैसा रेज करना है। एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स यहाँ पे एग्जिट लेना चाहता है तो हम उसके लिए भी वो रास्ता ओपन करेंगे। एंड जो स्टेप 2 आता है वो आता है हायरिंग प्रोफेशनल्स। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपॉइंट करेंगे एज अंडरराइटर जो कि आईपीओ के प्रोसेस को टोटली हैंडल करेंगे। इसके अलावा हम लॉयर्स और ऑडिटर्स के साथ एंगेज करेंगे जिससे हम अपनी लीगल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकें। एंड जो नंबर 3 स्टेप आता है वो आता है फाइलिंग विद रेगुलेटर्स। एंड हियर वी विल ड्राफ्ट एंड सबमिट द ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP टू रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी इन इंडिया। एंड इसमें जो हमारी डिटेल्स इंक्लूड रहेंगी वो रहेंगी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल्स, हमारे बिजनेस मॉडल एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड हमारे बिजनेस के रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड जो चौथा स्टेप आता है वो है मार्केटिंग द आईपीओ। यहाँ पे हम रोड शो करा सकते हैं और कई तरह के कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं टू अट्रैक्ट द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग और पीआर की हेल्प ले सकते हैं अपने बिजनेस के हाइप क्रिएट करने के लिए जिससे कि लोगों में हमारी कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग की जो इमेज है, जो हाइप है वो क्रिएट हो और लोग उस बिजनेस में और इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहे। एंड जो 5वां स्टेप आता है वो ये है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे और पब्लिक आकर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। एंड लिस्ट होने के बाद हमारी कंपनी के शेयर्स एनएसई और बीएसई पर ट्रेड होने लग जाएंगे जिस तरीके से रिलायंस, टाटा, अदर स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। नाउ अब अगला स्टेज आता है जो कि है पोस्ट आईपीओ स्टेज। यहाँ पे जो फंड हमने पब्लिक से रेज किया है हम उस फंड का सदुपयोग करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, नई मार्केट में एंटर करने के लिए और न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो हम अपने आईपीओ में इमेजिन 20% होल्डिंग डाइल्यूट करने वाले हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ 50 करोड़। इट मींस यहाँ पर हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन हो चुकी है 250 करोड़। तो इन शॉर्ट अपने जो बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जब बिजनेस में एक पर्सन ने स्टार्ट किया, एग्जाम्पल के लिए मैंने, और वो वैल्यूएशन थी 10 लाख रुपए फॉर 100% इक्विटी। फिर उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स आता है जिसे हम देते हैं 10% इक्विटी फॉर 50 लाख रुपीज। यहाँ पे हमारी वैल्यूएशन हो जाती है 5 करोड़ रुपए। फिर आती है वीसी फंडिंग जिससे हम अपने बिजनेस की 25% इक्विटी देते हैं 5 करोड़ रुपए के बदले। एंड यहाँ पे हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन हो जाती है 20 करोड़ रुपए। एंड जो चौथा स्टेप जहाँ पे हम अपना आईपीओ लेके आए वहाँ पे हमने डाइल्यूट किया अपनी 20% इक्विटी फॉर द प्राइस ऑफ 50 करोड़ रुपीज, यानी हमारी जो वैल्यूएशन है वो है 250 करोड़ रुपए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक आम आदमी अपने नॉर्मल से बिजनेस को स्टार्ट करके उस बिजनेस को आईपीओ तक कन्वर्ट कर सकता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है कि किस तरीके से एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस आईपीओ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन करें। उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी की वीकनेसेस क्या है, वो कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, वो कंपनी सर्विस बेस्ड है, और उस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, और वो कंपनी कितने % अपने शेयर्स को पब्लिक में लिस्ट करने ला रही है। एंड इस चीज़ को समझने के बाद तुम लोगों को भी इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी भी
कंपनी जो आईपीओ लेकर आती है, आप उस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स का एनालिसिस कर सकते हो और उसके बिहाफ पे एक डिसीजन ले सकते हो कि क्या इस आईपीओ में हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा या हम नुकसान में रहेंगे। सो नाउ अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि आईपीओ क्या होता है और कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाना चाहती है, और साथ ही में हमने ये भी समझा है कि किस तरीके से अगर आप आज एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से लेकर आईपीओ लाने तक किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होने वाला है कि किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ के लिए रिसर्च कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आप जिस भी ब्रोकर को यूज़ करते हैं आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप जीरोधा यूज़ करते हैं, आप एंजल वन यूज़ करते हैं, आप ग्रो यूज़ करते हैं, आप अपस्टॉक्स यूज़ करते हैं, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, उसके लिए आपको अपने ब्रोकर पे आना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ग्रो यूज़ कर रहा एंड मैं इसे पीसी पे यूज़ कर रहा। आप सेम स्टेप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। एंड नाउ अगर आप ग्रो पे आते हो तो आप नीचे जस्ट स्क्रॉल करोगे तो आपको एक सेक्शन शो होगा जो कि है आईपीओ का। देन आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे जितने भी आईपीओ ओपन है फ़िलहाल के लिए वो आपको शो होंगे। जस्ट लाइक फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अभी 10 आईपीओ ओपन है तो आपको यहाँ पे 10 आईपीओ शो होंगे। पहला है ट्रांसरेल लाइटिंग, फिर ममता मशीनरी, फिर न्यू मलयालम स्टील जो कि एक एसएमई है, एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। फिर है डैम, या आप इसे डाम पढ़ सकते हो, डैम कैपिटल एडवाइज़र। फिर है सनातन टेक्सटाइल्स, फिर है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स, फिर है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, फिर है सेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स, फिर है कैरेरो इंडिया एंड लास्ट इज़ यूनिमेक एरोस्पेस। एंड इनमें से हम किसी भी आईपीओ का एग्जांपल लेके उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ममता मशीनरी का आईपीओ ले सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसा यूज़र इंटरफेस शो होगा जहाँ पे ऊपर ममता मशीनरी आईपीओ, ममता मशीनरी लिमिटेड जो कि कंपनी का नाम है, एंड उसके राइट साइड पे हमें शो हो रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है हमें, जो कि है 14,030 रुपये, और उसके बदले हमें कितने शेयर्स मिलेंगे, 61 शेयर्स। एंड नाउ अब इसे थोड़ी बहुत डिटेल से समझते हैं। फिर नीचे है बिडिंग डेट। यहाँ पे आपको ये शो होगा कि आईपीओ कब स्टार्ट हुआ है और कब क्लोज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। एंड उसके बगल पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जो कि है 14,030 रुपये, एंड लॉट साइज जिनमें आपको एक शेयर मिलेंगे जो कि है 61, एंड जो प्राइस रेंज है इसका वो है 230 से 243 के बीच में। सो नाउ अब इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट साइज। लॉट साइज बेसिकली एक, इसे आप एक टूल, एज अ टूल समझ सकते हो। जस्ट लाइक हम दर्जन बोलते हैं, एक दर्जन, तो दर्जन में हम ऑब्वियसली केले नापते हैं, तो अगर हम बोलेंगे एक दर्जन केले तो उसमें 12 केले आएंगे। बट एग्जाम्पल के लिए मान लो कि दर्जन ही हमारे एक मापने की इकाई है और हम बोलेंगे कि हमें एक दर्जन सेब चाहिए, तो उसमें हमें 12 सेब मिलेंगे। और वहीं पर लॉट साइज भी मेजरमेंट का एक टूल है। जस्ट लाइक अगर आप बैंक निफ्टी में बोलोगे एक लॉट, इट मीन्स कि आपको 15 क्वांटिटी मिलेंगी। और आप स्टॉक्स में से शेयर्स बोल सकते हो। और वहीं अगर आप निफ्टी 50 में बात करोगे तो एक लॉट में आपको वहाँ पे 25 क्वांटिटी मिलेंगी, और वहीं पर यहाँ पर एक लॉट पे आपको 61 शेयर्स मिलेंगे। एंड जो प्राइस रेंज है इन शेयर्स का वो 230 से 243 के बीच में है। इट मीन्स कि जो ये शेयर्स हैं ये आपको 230 से लेकर 243 के बीच के प्राइस के रेंज में मिलेंगे। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, जब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट हाई होता है तो आपको वो मैक्सिमम प्राइस पे मिलते हैं। इट मीन्स कि 243। एंड उसके नीचे है इशू साइज कि आईपीओ कितने करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, जो कि इस केस में है 179.39 सीआर। इट मीन्स ऑलमोस्ट 180 सीआर। एंड उसके बगल पे आईपीओ डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ अटैच होता है उस पर्टिकुलर कंपनी द्वारा, जिसमें उस कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती, कब से स्टार्ट हुई थी, पूरी ए टू जेड चीज़ें, उसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ अटैच कर दूंगा। एंड नाउ अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पे शो हो रहा सब्सक्रिप्शन रेट एज ऑफ 20 दिसंबर 24 शाम के 6 PM। सब्सक्रिप्शन रेट ये शो करता है कि एक आईपीओ को कितने गुना लोगों ने फिलअप किया है। फॉर एन एग्जांपल, पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ऑलमोस्ट जो कि 3x है। इट मीन्स अगर उस पर्टिकुलर आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के लिए अगर x अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं जिस पे वो आईपीओ अलॉटमेंट ले सकते हैं, तो वहाँ पे 3x लोगों ने आईपीओ को फिलअप किया है। इट मीन्स कि आपके वहाँ पे सक्सेस होने का चांस मात्र 33% है, यानी 3 में से केवल 1 लोगों का आईपीओ लगेगा
जिन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के थ्रू फिलअप किया है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 10 लॉट साइज़ हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए और सामने 30 लोगों ने फिलअप किया है, तो उसमें से केवल 10 ही लोगों को मिलने वाला है, जिसमें से 20 लोगों को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे 30 लोगों को तुम अगर 100% मान के चलते हो तो 10 लोग होंगे तुम्हारे 33%। इट मीन्स कि केवल 33% लोगों का ये IPO फिलअप होगा। एंड जो बचे हुए 66% लोग हैं, उनका जो पैसा उनके अकाउंट से ब्लॉक किया था वो उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। एंड अब आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्होंने 47 टाइम IPO फिलअप किया है, IPO सब्सक्राइब किया है। इट मीन्स कि अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये IPO 1000 लॉट ला रहा है तो उसके सामने 47,000 लोगों ने उस IPO को सब्सक्राइब किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे तुम्हारे IPO लगने के चांसेस और ज़्यादा कम हैं। और वहीं अब आते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे, यानी हम जैसे लोग जो कि रिटेल होते हैं, यानी जो 1 लॉट 2 लॉट लेंगे मैक्सिमम, उन लोगों ने इस IPO को 38x यानी 38 गुना फिलअप किया है। सेम उसी एग्जाम्पल से, जस्ट लाइक अगर 1000 लॉट अलॉट हुए हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए तो उसके सामने 38,000 IPO की रिक्वेस्ट यहाँ से गई है। इट मीन्स कि 38,000 लोगों ने फिलअप किया है। ऑब्वियसली ये नंबर जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए है। एंड अब आता है एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में जो कंपनी के वर्कर्स होते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रूल है कि हर किसी कंपनी में जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिला जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके तहत उनको वो शेयर्स कुछ डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में, और अगर वो चाहे तो उन शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है कि उनकी कंपनी के वो खुद के शेयर्स ओन करते हैं, जिससे उन लोगों का उस कंपनी पे ट्रस्ट बरकरार रहता है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ ने फिलअप किया है वो 50x फिलअप किया है। इट मीन्स अगर फिर से वही एग्जाम्पल, अगर 1000 लॉट एम्प्लॉयज़ के लिए अलॉट हुए हैं तो 50,000 टाइम्स वो फिलअप हुआ है। ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एज ए एम्प्लॉयज़ भी फिलअप करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर वगैरह, वो अलग कॉन्सेप्ट है। एंड नाउ अब आता है टोटल कि ओवरऑल कितने टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। तो ये IPO अपनी कीमत से 35 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इट मीन्स कि जो IPO का इशू साइज है 180 करोड़ का, लोगों ने उसके सामने उसके 35 टाइम्स ज़्यादा पैसे रखे हैं सामने। यानी 180 करोड़ को आप अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट आपके सामने आएगा। 180 मल्टीप्लाई के लिए 180 इंटू 35, 180,1800 करोड़, 18 5400 करोड़ प्लस 900, यानी ऑलमोस्ट 9 4 13 6300 करोड़। यानी 180 करोड़ के IPO के सामने लोगों ने 6300 करोड़ रखे हैं। नाउ कंपनी को डिसाइड करना है कि वो किन लोगों को IPO अलॉट करेगी। एंड इसमें कॉर्नरिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, हम उस चीज़ पे जाना पसंद नहीं करेंगे, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि कॉर्नरिंग होता क्या है। एंड आप अब आते हैं नीचे अबाउट ममता मशीनरी। यहाँ पे उस कंपनी के बारे में है कि ममता मशीनरी क्या करती है, बेसिकली कि वो कंपनी क्या करती है, उसका किस पर्टिकुलर एरिया में दबदबा है, यू कैन से कि कंपनी किस लिए काम करती है। नाउ लेट्स रीड इट। ममता मशीनरी एक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है उन मशीन्स का जो कि प्लास्टिक बैग बनाती है और पाउच बनाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और साथ ही एक्सट्रूशन इक्विपमेंट ये कंपनी ऑफर करती है मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन स्पेशली पैकेजिंग के लिए। एंड जो ये कंपनी मशीन्स बनाती है, जो उसके पैकेट्स जो बनते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को फुलफ़िल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल फूड इंडस्ट्रीज़ में जो आप कुरकुरे चिप्स के पैकेट देखते हो उनके लिए, और उसी के साथ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। एग्जांपल के लिए आप तेल, साबुन, शैम्पू, इन सभी चीज़ों को मान सकते हो, खाने पीने की चीज़ें, इन सभी चीज़ों को आप इसके अंदर FMCG में ले सकते हो। एंड इस कंपनी के जो मशीन्स हैं वो अदर एरिया में भी यूजेबल होते हैं, जस्ट लाइक ई-कॉमर्स की पैकेजिंग के लिए, और कपड़े के जो बैग होते हैं उनको बनाने के लिए गारमेंट बैग प्रोडक्शन आप बोल सकते हो। और ममता मशीनरी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन्स को भी इंक्लूड करता है। यानी वो बैग्स जो मशीन्स बैग वगैरह बनाती है, पाउच वगैरह बनाती है, ये कंपनी उन मशीन्स को भी बनाती है। एंड इसके अलावा ये कंपनी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, यूनिवर्सल मशीन्स, सर्वो विकेटर, सेंट्रल सील एंड 3 साइड सील पाउच मेकर्स,
स्टैंड अप जिपर एंड इन लाइन स्पॉट मेकर्स, उसके साथ वेगा प्लस सिस्टम एंड फ्लैट बॉटम पाउच मेकिंग सिस्टम्स। और पैकेजिंग मशीनरी सेगमेंट में जो ये कंपनी है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म फिल सील मशीन्स प्रोवाइड कराती है, जिसे शॉर्ट में आप HFFS बोल सकते हो। और उसी के साथ पिक फिल सील मशीन्स बनाती है, और उसी के साथ मल्टी लेन शैशे पैकेजिंग मशीन्स बनाती है, और वर्टिकल फॉर्म फिल सील मशीन्स भी बनाती है। और इसी के साथ जो कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने फिल्म मशीनरी में भी अपना काम स्टार्ट किया है, जो कि इंक्लूड करता है मोनो लेयर एंड 3 लेयर फिल्म लाइंस एज वेल एज एडवांस 5 लेयर एंड 7 लेयर लाइंस। नाउ ये तो हो गया अबाउट ममता मशीनरी कि ममता मशीनरी क्या करती है। एंड अब इसके नीचे आते हैं जो कि शो होता है कि ममता मशीनरी कब फाउंड हुई थी, यानी इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, जो कि है 1979। एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी के वो हैं मिस्टर महेंद्र एन पटेल। एंड जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ममता मशीनरी लिमिटेड। एंड अब बारी आती है इस कंपनी की स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल ऑफ ममता मशीनरी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी की रिस्क क्या है। मैं आपको इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप इसे कंप्लीट रूप से पढ़ना चाहते हो वो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। जो ममता मशीनरी के जो क्लाइंट्स हैं उसमें मैक्सिमम रूप से बड़े कंपनीज है, जस्ट लाइक बालाजी प्राइवेट लिमिटेड, दास पॉलीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, जे फ्लेक्सी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूफोरिया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, सनराइज पैकेजिंग, ओम फ्लेक्स इंडिया, उसके साथ वी पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, धालुमल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज LLC, लक्ष्मी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, गैंगीज जूट प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया कैश्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, NN प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड, गिट्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एमिरेट्स नेशनल फैक्ट्री फॉर प्लास्टिक, ध्वानी पॉलीप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कामाक्षी शूट पैक प्राइवेट लिमिटेड, बंसल इंडस्ट्रीज एंड हर्षी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी जो इतनी भी सारे कंपनीज का मैंने नाम लिया, ममता मशीनरी की जो मशीन्स हैं पैकेजिंग मशीन्स इन कंपनी के लिए यूज़ में आती है, यानी ये कंपनी यूज़ करती है। एंड जो अब सेकेंड स्ट्रेंथ है इस कंपनी का वो है कि सितंबर 2024 के अनुसार इस कंपनी यानी ममता मशीनरी ने 75 से ज़्यादा देशों में अपनी मशीन सप्लाई की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि जो ये कंपनी है ये ISO सर्टिफाइड है। किस लिए कि इस कंपनी की जो इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग है और प्लास्टिक बैग मेकिंग मशीन्स की वो अच्छी है, और पाउच मेकिंग मशीन्स की, शैशे पैकेजिंग मशीन्स की और उनके अटैचमेंट की, और साथ ही में जो इसकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है डिज़ाइंस के लिए वो काफ़ी बेहतर है, जिसके लिए कि ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो ये कंपनी के मशीन सोल्ड होते हैं वो 2 ब्रांड नेम से सोल्ड होते हैं, एक है वेगा, एक है विन, अभी 2024 तक। एंड जो इस कंपनी ने अभी तक 4500 से ज़्यादा मशीन ओवरऑल सेल की है, या आप ये बोल सकते हो कि ओवरऑल इंस्टॉल की है, यानी लगाई है कंपनीज में। एंड जो पाँचवा पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि कंपनी ने अभी तक 4 पेटेंट कराए हुए हैं। एंड आप आगे पढ़ सकते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है कंपनी की स्ट्रेंथ्स में वो ये है कि कंपनी की रेवेन्यू में कंसिस्टेंट इंक्रीज हुआ है लास्ट के कुछ सालों से, वो भी आफ्टर PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। यानी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स पे करने के बाद भी कंपनी लगातार कुछ सालों से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है, और साथ ही में कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो जो कि चार्ट में आप पढ़ सकते हैं, और इस पॉइंट को हम ऑब्वियसली नीचे रेवेन्यू में कवर करेंगे। अब आते हैं हम ममता मशीनरी के फाइनेंशियल पे, जो कि है रेवेन्यू, यानी ममता मशीनरी ने कितने पैसे कमाए हैं। 2022 में है 192 करोड़, 2023 में है 201 करोड़, और 2024 में है 237 करोड़। अब आते हैं टोटल एसेट्स की बारी, यानी इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। एसेट्स मीन्स ऐसी चीज़ें जिनको आप अगर बेचने जाओगे तो आपके पास ऑलमोस्ट इतने पैसे आ जाएंगे। 2022 में थे 216 करोड़ के एसेट्स, 2023 में बढ़कर 228, अच्छी बात है, 2024 में बढ़कर 237। इट मीन्स कि कंपनी लास्ट के 3 सालों में रेवेन्यू के मामले में पॉजिटिव वे में है, एसेट्स के मामले में पॉजिटिव वे में है। अब आते हैं प्रॉफिट की बारी। 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 21.70 करोड़ का, इसका मतलब 21 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने 2022 में जनरेट किया। वहीं 2023 की बात करें वो बढ़कर हुआ 22 करोड़ 50 लाख। वहीं अगर 2024 की बात करें तो वो बढ़कर हुआ 36 करोड़ 12 लाख रुपए का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड नीचे एप्लीकेशन डिटेल है ममता मशीनरी IPO के, जो कि आप पढ़ सकते हैं। जो पहले सेक्शन में है वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, सेकंड में प्राइस बैंड है, तीसरे में आपकी अप्लाई लिमिट कितने रुपए तक आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि है पहला रेगुलर, यानी हम जैसे लोग जो रेगुलर या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जो प्राइस बैंड है वो 230 से 243 रुपये है, और वो अप टू 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं।
इसे मैं समझाता हूँ आपको। सी यहाँ पे ममता मशीनरी अप्लाई एज रेगुलर, एक लॉट में आपको 61 शेयर्स मिलेंगे और प्राइस एक लॉट का 14,823 रुपये है। अब इसे मैं बढ़ाऊँगा। देखना, मैं मैक्सिमम 1,92,000 रुपये यानी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये से नीचे तक ही फिलअप कर रहा। जैसे ये 2 लाख के ऊपर जा रहा, ये शो कर रहा है कि अप्लाई एज HNI टू बिड अबव 2 लाख रुपये। यानी अगर आपको 2 लाख रुपये से अबव की बिड करनी है, उसके लिए आपको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करना पड़ेगा। आप रेगुलर की तरह अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स कि रेगुलर के लिए लिमिट जो है 2 लाख रुपये तक है, 2 लाख या उससे नीचे। एंड अब बारी आती है एम्प्लॉयज़ की। उनको यहाँ पर कंपनी के शेयर्स के प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है 218 से 231 के रेंज में, एंड वो भी 2 लाख रुपये तक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सी यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय, एड बिड, बिड 1 कैंसिल। नाउ अगर अप्लाई की बारी आती है तो हम इसे मैक्सिमम कितना पुश कर सकते हैं? हम इसे मैक्सिमम 5 लाख तक पुश कर सकते हैं, यानी 5 लाख से नीचे ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इन्होंने शो किया कि एम्प्लॉय अप टू 2 लाख रुपये तक IPO के लिए अलॉटमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे 5 लाख तक शो हो रहा है। सो इट्स जस्ट अ मिस्टेक। आप एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे 5 लाख रुपये या उससे नीचे तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, यानी ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा है और वो किसी कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो अच्छा रखना चाहते हैं। वो मतलब 1-2 लाख से ऊपर ही स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए जो बिडिंग प्राइस रेंज है वो 2 लाख से 5 लाख रुपये के बीच में है। ना उसे समझाते हैं। एज एन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एड बिड। नाउ वी हैव टू कैंसिल द बिड 1। नाउ डन। सी, इनकी स्टार्टिंग ही 2 लाख रुपये से होगी, 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये के बीच में। सी, 5 लाख रुपये से जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ये नीचे कर देगा मेरे को। सी, बिड अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 लाख। अंडरस्टैंड? यानी बिड का अमाउंट 5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नीचे ही रखना पड़ेगा। ओके, नाउ उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नाउ इसके नीचे एक लिखा एक लाइन है जो आपको दिख रही होगी कि फॉर ममता मशीनरी IPO एलिजिबल इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई एज रेगुलर एंड एम्प्लॉय। यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो एज एन एम्प्लॉय और एज रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब समझे, जो इन्वेस्टर्स हैं आप रेगुलर तो अप्लाई कर ही सकते हो, बट आप एज ए एम्प्लॉय के वे में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका जो परिणाम है, रिज़ल्ट है, कहाँ देखने को मिला पता है? इसका जो रिज़ल्ट है हमें यहाँ देखने को मिला कि जो एम्प्लॉय सेक्शन है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर से भी ज़्यादा फिलअप है और इवन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी ज़्यादा फिलअप है। एंड इसका रीज़न ये है कि कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को है उनको पहले वैल्यू देगी। इट मीन्स कि उनको डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स देंगी। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने, जो रिटेल हैं या जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एज एन एम्प्लॉय भरा है IPO। सो दैट्स वाई यहाँ पे एम्प्लॉय का सेक्शन सबसे ज़्यादा फिलअप हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हमने इतनी चीज़ें कवर की, बट एक चीज़ हम यहाँ पे भूल रहे हैं जो कि है कंपनी की रिस्क क्या क्या है। नाउ ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट 5 पॉइंट्स इन्होंने मेजर शो किए। वेट अ मिनट, मैं पहले पढ़ूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सी, जो पहला पॉइंट है वो ये शो करता है या ये बता रहा है या हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, यानी जो कंपनी पैसा कमा रही है, उसका एक सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़ा जो प्रोसेस है, यानी पोर्शन है, पोर्शन मतलब हिस्सा, वो आ रहा है FMCG सेगमेंट से, यानी फूड बेवरेजेस एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज से। एंड जो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन आ रहा है, इसके बदले में कंपनी उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर रही है मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, जो कि बनाती है प्लास्टिक बैग्स को और पाउच को, जिसमें चीज़ें पैक होती हैं। ऑब्वियसली प्लास्टिक की मशीन्स नहीं, प्लास्टिक के पाउचेस होते हैं और मशीन्स उनको बनाती है। सो ये सेगमेंट लास्ट के 3 महीने में इसने कंपनी को कंट्रीब्यूट किया ऑलमोस्ट 38%, अराउंड 10.62 करोड़ रुपए का, यानी 10,60,62,लाख। एंड इस FMCG सेगमेंट ने कंपनी को लास्ट के 3 सालों में कुछ इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। 2024 में
एंड 2024 में एफएमसीजी सेगमेंट ने कंपनी को 150 करोड़ 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है एफएमसीजी सेगमेंट से, केवल मशीन सोल्ड करने से, जो कि ऑलमोस्ट 63% ऑफ उनके टोटल रेवेन्यू का। आई होप यू अंडरस्टैंड। और 2023 में 121 करोड़ 53 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 60%। एंड इन 2022 ऑलमोस्ट 128 करोड़ 46 लाख, लगभग 66.82%। इट मीन्स कि अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री में कोई भी स्लो डाउन आता है या प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव जनरेट होता है तो उसका डायरेक्टली असर इस कंपनी की रेवेन्यू पे पड़ेगा, और रेवेन्यू का असर डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ेगा। अगर प्रॉफिट पे असर पड़ता है, कंपनी नेगेटिव में आती है, तो कंपनी को लोन लेने पड़ेंगे, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल के लिए सही नहीं रहेगा और इससे कंपनी डगमगा सकती है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एंड जो सेकेंड रिस्क है कंपनी के लिए वो ये है कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू का जो कंपनी में मिल रहा है वो इंटरनेशनल सेल्स से आ रहा है, यानी कंपनी इंडिया में गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और अदर देश में अपने मशीन्स को सेल कर रही है। लास्ट के 3 महीनों में कंपनी ने ऑलमोस्ट 20 करोड़ यानी 19.45 करोड़ रुपए की मशीन्स इंटरनेशनली सेल की है, जो कि इनका रेवेन्यू है। एंड अगर 2024 की बात करें तो ऑलमोस्ट 154 करोड़ 46 लाख रुपए यानी 65%। अगर 2023 की बात करें 143 करोड़ 66 लाख, ऑलमोस्ट 71%। और अगर 2022 की बात करें तो 127 करोड़ 12 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 66.13%। एंड जो ये रेवेन्यू आ रहा है ये इंटरनेशनल सेल्स से आ रहा है, यानी कंपनी मेन रूप से 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में एफएमसीजी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज मैंने आपको पहले बताई, बालाजी वगैरह। एंड सेकंड इंटरनेशनल सेल्स। अगर इन दोनों पॉइंट पे थोड़ी बहुत भी चूक होती है तो कंपनी कैन बी इनटू थोड़ी बहुत डगमगाने वाली स्टेज, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि दे आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दे नो हाउ टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। एंड स्पेशली दे आर पटेल्स, दे आर गुजराती, so they know better than all of us how to handle a business, how to run a business. So we hope कि कंपनी ग्रो करे, ऐसा हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है कंपनी से, क्योंकि हम भी आईपीओ लगाएंगे अभी इस कंपनी में। आगे आपको शो कराएंगे कि किस तरीके से आप आईपीओ लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रेंथ से ज़्यादा कंपनी के रिस्क पे फोकस करो, क्योंकि इस कंपनी के रिस्क जो हैं वो काफ़ी नाजुक से हैं। सो वी हैव टू पे मोर अटेंशन टू दीज रिस्क, ओके। एंड जो तीसरा रिस्क है वो ये है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कुछ ही मेन क्लाइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। जो उनके टॉप 10 क्लाइंट्स हैं लास्ट के 3 महीने में, यानी अप्रैल मई जून में, जो उनसे रेवेन्यू आया है कंपनी को वो ऑलमोस्ट आया है 20 करोड़ 26 लाख रुपए का, यानी ऑलमोस्ट 75%। एंड 2024 में जो रेवेन्यू आया है वो उनके टॉप 10 क्लाइंट्स से ऑलमोस्ट 74 करोड़ 27 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 31.69%। एंड 2023 में जो आया है वो आया है 59.48 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 30%। एंड 2022 में आया है 57 करोड़ 91 लाख रुपए का, ऑलमोस्ट 30.59%। ओके, ये 2022 का है। सो जो ये रेवेन्यू आ रहा है इन बड़ी टॉप 10 कंपनियों से, अगर इन कंपनी को कोई अल्टरनेटिव मशीन्स बनाने वाली कंपनी मिलती है, सो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी पर थोड़ी बहुत भय के बादल मंडरा सकते हैं। होप ऐसा ना हो, कंपनी खूब ग्रो करे। एंड जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो इस कंपनी का रेवेन्यू है उसका मेजर हिस्सा वो आ रहा है कंपनी के एक्सपोर्ट से, यानी कंपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है मशीन्स को, जो कि लास्ट के 3 मंथ अप्रैल मई जून 2024 30 जून 2024 तक लास्ट के 3 महीनों में ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू है कंपनी का एक्सपोर्ट से आया है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑलमोस्ट 65% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में 71% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया है। और फाइनेंशियल ईयर 22 में ऑलमोस्ट 66% पैसा या रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया है। सो अगर कुछ रिलेशन बिगड़ते हैं देन अगेन क्या होगा, कंपनी के एक्सपोर्ट्स डगमगाएंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। एंड यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है वो काफ़ी ध्यान देने योग्य है, जो कि है जो कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स हैं और जो प्रोमोटर्स हैं और जो ग्रुप कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में
एंड किसी भी तरह का जजमेंट्स इनमें से किसी भी केस में अगर आएगा तो कंपनी के बिजनेस के पर्सपेक्टिव को थोड़ी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बट ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप बिजनेस को समझते हो तो आपको ये पता होगा कि दिस इज़ नॉर्मल फॉर बिजनेसेस, ऐसा होते रहता है। हम इस चीज़ में आगे नहीं जाना चाहते, हम इस चीज़ को यहीं पे शॉर्ट में फिनिश करते हैं। नाउ हमने स्ट्रेंथ कवर कर ली, रिस्क कवर कर लिए, अब हमने रेवेन्यू कवर कर लिया, टोटल एसेट्स कवर कर लिए, प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें कवर कर ली। अब आते हैं हम कुछ FAQ पे कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। FAQ का जो फुल फॉर्म है कि क्या कुछ क्वेश्चंस है जो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए अगर एक IPO में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला है व्हाट इज़ द इशू साइज ऑफ ममता मशीनरी लिमिटेड IPO, कि जो ममता मशीनरी का IPO उसका इशू साइज क्या है, यानी कितने करोड़ का, कितने हज़ार करोड़, कितने 100 करोड़ का IPO लेके आ रहे हैं, जो कि है ऑलमोस्ट 179.39 करोड़, ऑलमोस्ट 180 करोड़। एंड जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ममता मशीनरी IPO के लिए प्री अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। एंड इसका जो आंसर है कि प्री अप्लाई आपको अलाउ होगा नॉर्मल अप्लाई से 2 दिन पहले। एंड फिर तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं प्री अप्लाई करूँ ममता मशीनरी लिमिटेड IPO के लिए, मेरा ऑर्डर कब प्लेस होगा। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एक्सचेंज में जब ममता मशीनरी लिमिटेड IPO की बिडिंग स्टार्ट होगी। तुम्हें एक UPI रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे फ़ोन पर 24 घंटे के बाद, जब से बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी NSE एंड BSE पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे को कब पता चलेगा कि मेरा ममता मशीनरी का IPO लिस्ट हुआ है, मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है या नहीं हुआ है। आंसर में इसका है कि हम आपको नोटिफाई कर देंगे कि आपका IPO एक्सचेंज पे प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी ओपन एंड क्लोज डेट फॉर ममता मशीनरी लिमिटेड IPO, कि ममता मशीनरी IPO के लिए ओपन डेट्स एंड क्लोज डेट्स क्या हैं, जो कि है 19 दिसंबर से बिडिंग स्टार्ट होगी, वो चलेगी 23 दिसंबर के शाम को 4:50 तक। या आई एम राइट। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज द लॉट साइज एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ममता मशीनरी लिमिटेड IPO, यानी ममता मशीनरी लिमिटेड IPO के लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और उसका लॉट साइज क्या है, यानी एक लॉट में कितने शेयर्स मिलेंगे। तो ममता मशीनरी लिमिटेड का लॉट साइज है 61, यानी आपको एक लॉट में 61 शेयर्स मिलेंगे और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 61 ही है, यानी आपको एक लॉट मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अलॉटमेंट डेट ममता मशीनरी IPO का कब है। ममता मशीनरी लिमिटेड IPO का अलॉटमेंट डेट है 24 दिसंबर 2024 को, यानी 24 दिसंबर को आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। एंड तुम अपनी अलॉटमेंट चेक कर सकते हो रजिस्ट्रार के वेबसाइट्स पे। अब रजिस्ट्रार, आपके मन में एक डाउट आया होगा उससे, ममता मशीनरी IPO के लिए रजिस्ट्रार कौन है। यहाँ पे उसका आंसर है लिंक। लिंक इज द रजिस्ट्रार ऑफ ममता मशीनरी लिमिटेड IPO। आप अपना अलॉटमेंट लिंक की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रार, एक क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रार एक्चुअल में है क्या। तो रजिस्ट्रार यू कैन से यहाँ पे जो इन सारे हेडेक को झेलेगा, किसका IPO लगा है, किसका नहीं लगा है, और भी सारी चीज़ें यू कैन से। ओके, अब जो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ममता मशीनरी लिमिटेड IPO कहाँ लिस्ट होने वाला है या कहाँ लिस्ट हो रहा है। उसका आंसर ये है कि ये शेयर लिस्ट होने वाले हैं BSE एंड NSE पे। सो नाउ अभी तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। हमने ममता मशीनरी IPO के बारे में लगभग हर चीज़ कवर कर ली है। IPO की डिटेल्स, बिडिंग डेट्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लॉट साइज, प्राइस रेंज क्या होता है, इशू साइज क्या है, QIB क्या होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, रिटेल इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उसके अलावा हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जान ली। उसके अलावा हमने रेवेन्यू जान लिया, हमने टोटल एसेट्स जान लिए, हमने टोटल प्रॉफिट जान लिया। उसके अलावा हमने जान लिया कि आप रेगुलर अप्लाई कैसे कर सकते हो, एम्प्लॉय की तरह अप्लाई कैसे कर सकते हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरह अप्लाई कैसे कर सकते हो। उसके अलावा हमने टॉप ममता मशीनरी IPO के FAQs भी जान लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप किसी भी IPO में जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप लगभग हल्की फुल्की रिसर्च कैसे कर सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रिसर्च और करनी है तो आप इसके PDF को पढ़ सकते हो, जो कि आपको क्लिक करने पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ शो करता हूँ कि आप IPO के सब्सक्रिप्शन रेट को कैसे चेक कर सकते हो और IPO का GMP चेक कर सकते हो। GMP एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। GMP इज़ नोन एज ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी जो आपको शेयर्स या जिसका IPO आपको मिल रहा है उसके शेयर्स आपको अलॉट कितने में होंगे अगर वो बाहर मार्केट में मिलता है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका क्या है। सो इसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जो कि IPOG
वहाँ पे जाने के बाद हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे कि अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। सो यहाँ पे शो हो रहा है ममता मशीनरी आईपीओ, जो कि पहले पर ही शो हो रहा है। नाउ हम इसे देखते हैं व्यू करने के बाद शो हो रहा है कि 14,823 61 शेयर्स के लिए इसका जो प्रीमियम जो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 100% है, ऑलमोस्ट 99% है, 98.77%। इट मीन्स कि आप जितना पैसा इसमें लगाओगे वो आईपीओ का पैसा जिस दिन शेयर्स एनएससी पे लिस्ट होंगे आपको डबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अगर किसी भी आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी आप थोड़ी बहुत रिसर्च किस तरीके से कर सकते हो। एंड अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ रिटेल इन्वेस्टर। वेल नाउ अब आपने ये समझ लिया कि आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स का एनालिसिस किस तरीके से करते हो। एंड अब जो लास्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि किस तरीके से आप किसी भी आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। वेल आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप जो भी आप यूज़ करते हैं ऐप पे आ जाना, जैसे आप ग्रो यूज़ करते हो तो ग्रो पे, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना, फिर उसके बाद एक्सप्लोर सेक्शन में अगर नीचे आओगे देन आपको आईपीओ का ऑप्शन शो होगा। उस पर आने के बाद आपको नीचे ममता मशीनरी पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका आईपीओ रिक्वेस्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट होने के बाद बैक आ जाना है, फिर गूगल पे जाना है और गूगल पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑटो पे का ऑप्शन शो होगा। वहाँ पे फिर आपको पेंडिंग पे आना है। पेंडिंग पे आने के बाद आपको एक ऑटो पे शो होगा, उससे आप ऑथोराइज़ करोगे, नेक्स्ट करोगे, फिर आप अपना यूपीआई पिन डालोगे। यूपीआई पिन डालने के बाद आपका ऑटो पे कंप्लीट हो जाएगा। आपके अकाउंट में इसका मैसेज भी आएगा, आप इसका मैसेज चेक कर सकते हो। एंड यूपीआई ऑटो पे एक्सेप्ट करने के बाद जब बाद में हमने चेक किया तो हमारा ममता मशीनरी का आईपीओ तो नहीं लगेगा और ये आईपीओ अपने एक्सपेक्टेड प्राइस से 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस पे खुला, अराउंड 660 रुपये पे। हम भी निराश हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैं आपको एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की आईपीओ के एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब आपका आईपीओ लग जाता है तो आपकी मैसेज इनबॉक्स में एक मैसेज आता है, जस्ट लाइक मेरे एनटीपीसी के केस में आया था, डियर इन्वेस्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ 138 शेयर्स एट आरएस यानी प्राइस 108 टू एप्लीकेशन नंबर जो मेरा है फॉर एनटीपीसी ग्रीन। सो ये मैसेज मेरे को मिला था जब मेरा एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लगा था और ये वाला आईपीओ नहीं लगा। बट जब तुम्हारा आईपीओ लगता है तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और तुम्हारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर अलोकेट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको ये भी शो करूँगा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर मैंने उसके बाद सेल नहीं किए एंड अभी जो शेयर का प्राइस है वो 120 रुपये के समथिंग चल रहा है। तो अगर आप आईपीओ के बाद भी शेयर्स को होल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अभी जो एनटीपीसी के आईपीओ से मैंने रिटर्न जनरेट किया है वो समथिंग 12% है, अराउंड 1800 रुपये। वेल अब आपने ये समझ लिया है कि किसी भी एक यूपीआई ऐप और एक डीमेट अकाउंट के थ्रू आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अब जो लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का वो ये होने वाला है कुछ हार्श ट्रूथ रिगार्डिंग आईपीओ। वेल जो पहला सच है वो ये है कि आईपीओ आजकल के समय में आईपीओ बहुत ज़्यादा फेम गेन कर चुका है। इट मीन्स हर कोई लोगों को आईपीओ के बारे में पता है। सो हर एक व्यक्ति आईपीओ में इन्वेस्ट करता है, यानी एक एक घर से लोग 4-4 5-5 डीमेट अकाउंट से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके आईपीओ के लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एंड ये बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। एंड जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है वो ये है कि कई बार क्या होता है गूगल या किसी भी और वेबसाइट पे ये चेक करते हो कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कंपनी के आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा शो होता है। कई बार उन केसेस में वो ऐसा नहीं होता है, जिस कारण से आपने जितने पैसे आईपीओ में इन्वेस्ट किए रहते हैं आपके उन पैसों में आपको लॉस बुक करना पड़ता है ड्यूरिंग जब आपकी पब्लिक लिस्टिंग होती है, यानी आपको लिस्टिंग गेन नेगेटिव में शो होते हैं। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट द थिंग इज आप राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इस डिसीजन को चेंज कर सकते हो। आप केवल उन्हीं आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके फाइनेंशियल डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं, उस कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, उस कंपनी में रिस्क जो है बहुत कम है और उस कंपनी का रेवेन्यू एंड और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी ऐसे टाइप की कंपनी को चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। एंड जो लास्ट
ड्रॉबैक लगता है मुझे आईपीओ में, वो ये लगता है कि आपका पैसा एक वीक के लिए आपके अकाउंट में से ब्लॉक रहता है। इट मीन्स इमेजिन आपने एक आईपीओ लगाया है जिसकी वैल्यू थी 14,500 रुपये, तो आपके अकाउंट में से वो पैसे 4 से 5 दिन, कभी कभार 6 से 7 दिन के लिए ब्लॉक रहते हैं। सो अगर आपको उन दिनों के बीच में अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप चाह के भी उन पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड कई बार क्या होता है, इमेजिन आपका आईपीओ नहीं लगा और फिर भी आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी 2-3 दिन बाद आपके पैसे को सेटल होने का टाइम लग जाता है। ये एक इशू है। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।